नसीम एक शहजादी थी, एक बादशाह की इकलौती बेटी। इसके पैदा होने पर बड़ी खुशी मनाई गई। तोपे छटी, गोले चले, बंदूकें सर हुई, नाच हुआ, गाना हुआ, हजारों लाखों रुपया गरीबों और फकीरों को तकसीम हुआ। सारे शहर में खुशी मनाई गई। शहजादी अभी 5 ही बरस की होने पाई थी कि उसकी मां बीमार हो गई और ये बीमारी इतनी बड़ी कि इसकी जान ही लेकर टली। बादशाह को अपनी बेगम के मरने का बहुत गम हुआ। बादशाह ने 2-3 दिन खाना भी ना खाया, मगर ये गम आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। 1 साल गुजरने के बाद इसने सोचा कि दूसरी शादी कर लूं। इसके बारे में इसने वजीरों से भी राय पूछी। सबने यही राय दी कि जहां पना शादी जरूर कर लें। नसीम की उम्र कोई 6 बरस की होगी कि बादशाह की दूसरी शादी हो गई। शादी के बाद भी बादशाह नसीम को पहले ही की तरह चाहते रहे। ये बात बादशाह की नई बेगम को बुरी लगी। इनका मिजाज भी जरा तेज ही था। इनके दिल में नरमी नाम की तो कोई चीज न थी। वो नसीम पर सख्ती करने लगी। थोड़े ही दिन बाद नसीम का फूल की तरह खिला हुआ चेहरा मुरझाकर रह गया। बादशाह की नई बेगम ने जादूगर से कुछ जादू भी सीख रखा था। वो इसके जोर से आदमी को जानवर बनाना जानती थी। बेगम ने सोचा नसीम को बत्तख बना दूं, ना ये होगी ना बादशाह इसको प्यार करेंगे। ये सोचकर बादशाह की दूसरी बेगम एक दिन सुबह सवेरे उठी और नौकर चाकर अभी सो रहे थे। वो नसीम के कमरे में आई। इसके हाथ में चांदी का कटोरा था। इस कटोरे में थोड़ा सा पानी था। इसने कुछ मंत्र पढ़ा और पानी पर फूंक दिया, फिर नसीम को जगाया। जब वो उठ बैठी, इसने बेगम को झुककर सलाम किया और इसके सामने अदब से आकर खड़ी हो गई। बादशाह बेगम ने वो पड़ा हुआ पानी इस पर छिड़क दिया। पानी का पड़ना था कि नसीम बत्तख बन गई और कह के करती घबराई घबराई इधर उधर फिरने लगी। इसकी कह सुनकर सब नौकर चाकर जाग उठे। बेगम अपने कमरे में आकर अभी अच्छी तरह लेटने भी ना पाई थी कि 2 लोंडियां दौड़ी दौड़ी इसके पास आईं। उन्होंने घबरा कर कहा, हुजूर, शहजादी साहिबा कहीं गायब हो गई। बेगम ने यह बात सुनी तो अनजान बनकर पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? शहजादी गायब हो गई? फिर गुस्से जैसा मुंह बनाकर हुक्म दिया, अभी तलाश करके लाओ, नहीं तो सख्त सजा दी जाएगी। ये सुनकर तमाम लोंडियां थरथरा गईं। उन्होंने महल का कोना कोना छान मारा। बाहर नौकरों ने भी हर तरफ तलाश किया, मगर शहजादी का पता कहीं न चला। आखिर लोंडियां थक हार कर आईं और बोलीं, सरकार, शहजादी का पता नहीं चला। हाँ, एक बत्तख शहजादी के कमरे में क्या करती फिर रही है। हमने उसको कमरे से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी तरह नहीं निकलती। बादशाह बेगम ने कहा, हो ना हो, ये काम इसी बत्तख का है। तुम इसको अभी एक पिंजरे में बंद कर दो, मैं बादशाह सलामत को खबर देती हूँ। ये कहकर मलका ने बादशाह को बुलवाया और जब बादशाह आ गया तो परेशान होकर बोली, हुजूर, शहजादी आज सुबह से न जाने कहाँ चली गई। मैंने अंदर बाहर हर जगह तलाश करा लिया है, मगर इसका कोई पता नहीं चला। बादशाह ये खबर सुनकर बहुत गमज़दा हुआ। मलका ने कहा, शहजादी के कमरे में एक बत्तख कहीं से आ गई है। वो किसी तरह इसके कमरे को नहीं छोड़ रही। ऐसा लगता है कि इसी बत्तख ने शहजादी को कहीं गायब कर दिया है। हुजूर, आप हुक्म दें कि इस बत्तख को अभी मार दिया जाए। बादशाह को अपनी बेटी के गायब हो जाने का इतना सदमा था कि उसकी समझ में ही ना आया कि वो क्या करे। वो घबराया हुआ दरबार में आया। सब दरबारी जमा थे। आते ही बादशाह ने शहजादी के अचानक गायब हो जाने का हाल उनको बताया और ये भी कहा कि एक बत्तख शहजादी के कमरे में कहीं से आ गई है। वो किसी तरह से बाहर नहीं निकलती। ये कहकर बादशाह ने पूछा कि अब क्या करना चाहिए। बादशाह का एक वजीर बहुत अक्लमंद था। उसको ये बात मालूम थी कि नई बेगम जादू जानती है और शहजादी से दुश्मनी रखती है। वो समझ गया कि ये गुल बादशाह की दूसरी बेगम ने ही खिलाया है, मगर बादशाह के सामने इस बात का इस वक्त जिक्र करना उसे ठीक नहीं लगा। वो बोला, जहां पना,
इस बत्तख को मारना ठीक नहीं। हाँ, इस पर निगाह रखनी चाहिए और शहजादी को तलाश करने के लिए ज़रूरी है कि हर तरफ सवार दौड़ाए जाएं। बादशाह बोला, सवारों को दौड़ाना ही काफ़ी नहीं होगा। अभी मुल्क के तमाम अखबारों में इस बात का ऐलान कर दो कि जो शख्स शहजादी को ढूंढ कर लाएगा उसको आधा राजपाट दे दिया जाएगा। बादशाह के हुक्म की देर थी। उसी दिन तमाम अखबारों में ये ऐलान छप गया और मुल्क के बहुत से मनचले नौजवान इस कोशिश में लग गए कि जैसे भी हो वो शहजादी को तलाश करें और इसके खिदमत के बदले में आधे मुल्क पर राज करें। इस तरह हर तरफ शहजादी की तलाश शुरू हो गई। बादशाह रोज बत्तख को महल में देखने आते। वो जब तक कमरे में रहते बत्तख बराबर उनको देखती रहती और बादशाह के आने पर खुशी जाहिर करती, और जब बादशाह जाते तो वो उदास हो जाती। बादशाह रोज ये देख रहा था, इसलिए रफ्ता रफ्ता बादशाह को बत्तख से मोहब्बत हो गई। वो रोज अपने सामने बत्तख को दाना डलवाते और कई घंटों उसके साथ खेलते रहते। इसी तरह कई बरस गुजर गए। बादशाह की बेगम को बत्तख के साथ बादशाह का ये बर्ताव पसंद ना आया। बादशाह की बत्तख से मोहब्बत देखकर इसके दिल में और भी नफरत बढ़ गई और वो बत्तख की जान लेने पर आमादा हो गई। इसने कई बार बादशाह से कहा, ये बत्तख कोई जादूगरनी मालूम होती है, इसे शहजादी का पता जरूर मालूम होगा। बेहतर ये है कि इसको खूब तंग किया जाए ताकि तंग आकर ये शहजादी का पता बता दे। शहजादी का पता मिलने की उम्मीद पर बादशाह खामोश हो गए और बेगम ने इसको तंग करना और सताना शुरू कर दिया। वो दूसरे दिन सुबह सवेरे उठी और बत्तख से बोली, अभी कुएं पर जा और 10 मटके पानी के भर कर ला। अगर खाली आई तो तेरी जान की खैर नहीं। बत्तख कैं कैं करती कुएं पर पहुंची, मगर पानी किस तरह भरती? डोल था ना रस्सी, मटके थे ना कोई घड़े थे और ना कोई और चीज, और ये सब चीजें होती भी तो वो किस तरह पानी भरकर ले जाती? वो बेगम के बर्ताव की वजह से अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। उसने सोचा, मरना तो आखिर एक दिन है ही, क्यों ना मैं खुद ही कुएं में डूबकर मर जाऊं। ये सोचकर वो झट कुएं में गिर गई और समझी कि बस अब मैं डूबकर मर जाऊंगी। इस कुएं में उस वक्त एक मेंढक भी तैर रहा था। ये मेंढक असल में एक जबरदस्त जिन का बेटा था। इसको शक्ल बदलने का बेहद शौक था, इसलिए आज ये मेंढक बनकर पानी में तैर रहा था। और ये जिन का बेटा बहुत अक्लमंद और नेक था।